गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो मेरे दोस्त, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। और ज्योग्राफी में बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। और भारत के भौतिक स्वरूप को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसको हमने 5 भागों में बांटा था। और उन 5 भागों के अंदर सबसे पहला जो पार्ट है वो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हमने अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसको 3 भागों में बांटा था। उन 3 भागों में बच्चों पहला जो भाग था ट्रांस हिमालय, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ट्रांस हिमालय के अंदर हमने बच्चों कितनी रेंज पढ़ी? 4 रेंज पड़ी। उन 4 रेंज के अंदर एक काराकोरम रेंज है, एक लद्दाख रेंज है, एक जास्कर रेंज है और एक कैलाश रेंज थी मेरे दोस्त। उस ट्रांस हिमालय के कंप्लीट होते ही हमने पढ़ा फिर हिमालय। और हिमालय में बच्चों हमने अभी तक 2 भागों को पढ़ा है। एक हिमालय था हमारा जो सबसे ऊंचा है, उसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। और जैसा आप लोग मैप के ऊपर देख पा रहे होंगे, आज आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन के साथ बच्चों चीजें मैं डिस्कस करवाने वाला हूं। और आप लोग बोल रहे थे कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन हो तो फिर पढ़ने का मजा ही अलग आए। मेरे दोस्त, ये आपका जो हिमालय है ना, ये आपका हिमालय है ग्रेट हिमालय। और इसी ग्रेट हिमालय के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 ऊंची चोटी आपकी इसी ग्रेट हिमालय में आती है। बच्चों, ग्रेट हिमालय को पढ़ने के बाद हमने फिर पढ़ा मिडल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय को। मध्य हिमालय को पढ़ने के बाद बच्चों आज हम चर्चा करेंगे किसकी? हम चर्चा करेंगे आउटर हिमालय की। आउटर हिमालय जिसे हम क्या बोलेंगे? शिवालिक भी बोलेंगे। आउटर हिमालय का एक और नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। और मेरे दोस्त, ये आपका शिवालिक भाग है जो मिडल हिमालय के ठीक नीचे बच्चों जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, इस शिवालिक को हम आउटर बोलते हैं। और ये हिमालय का सबसे नीचे वाला भाग है। इसके बाद हिमालय खत्म हो जाता है। और शिवालिक के खत्म होते ही बच्चों जो भाग स्टार्ट होगा उसे हम मिडल प्लेन बोलेंगे, मध्यवर्ती मैदान बोलेंगे। मिडल प्लेन बोलेंगे, मध्यवर्ती मैदान हम बोलेंगे। बच्चों, मिडल हिमालय हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसको हमने लेसर हिमालय भी बोला या निम्न या लघु हिमालय भी बोला। बच्चों, यदि ये खत्म हो चुका है तो कोई ना कोई तो वो भाग होगा ना, कोई ना कोई तो वो भाग होगा जहां से हमें ये पता लग पाएगा कि भाई मिडल हिमालय खत्म हो चुका है और अब शिवालिक जो है ना वो शुरू होगा। तो शिवालिक और मिडल हिमालय के बीच बच्चों ये जो भाग है जो इन दोनों श्रेणियों को एक दूसरे से अलग करेगा, इसे हम बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। तो ये आपका होगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने आप लोगों को एक तो सचर जोन पढ़ाया था। सचर जोन किस किस के बीच था? ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच। फिर मेरे बच्चों हमने पढ़ा था एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किस किस के बीच था? मेन सेंट्रल थ्रस्ट था ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच। और एक भाग मैंने अभी आपको बताया मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट किस किस के बीच होगा? ये होगा मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मिडल हिमालय और शिवालिक दोनों एक दूसरे से जो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं बच्चों, वो किससे अलग होते हैं? उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट उसे कहा जाता है। ठीक है, तो हम हिमालय का सबसे लास्ट जो भाग है, सबसे लास्ट जो रेंज है, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा बच्चों इसकी लोकेशन को लेकर, कि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, कोई भी रेंज हम पढ़ते हैं तो उसको हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है। बच्चों, ये ऊपर वाला भाग क्या था आपका? ऊपर वाला भाग था मिडल हिमालय। और मिडल हिमालय के पैरेलल ही बच्चों नीचे की तरफ फैली हुई ये श्रेणी है। और नीचे वाली दिशा हमेशा क्या होगी? साउथ होगी, दक्षिण होगी। तो पहला ही पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि भाई ये हिमालय के सबसे दक्षिण के अंदर फैली हुई श्रेणी है, जो मध्य हिमालय के भी दक्षिण में है और हिमालय की सबसे दक्षिण
में स्थित ये रेंज है। मेरे दोस्त हम बात करें तो सबसे बाद में जो बना है, देखिएगा सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, तो ट्रांस हिमालय सबसे पहले बना है। ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा हिमालय बना? ग्रेट हिमालय बना। ग्रेट हिमालय के बाद कौन सा हिमालय बना? मध्य हिमालय बना। और बच्चों मध्य हिमालय के बाद यानी कि सबसे बाद में कौन बना है बच्चों? शिवालिक बना है। यदि ये सबसे बाद में बना है तो बच्चों इसको हम कौन सी रेंज बोलेंगे? न्यू माउंटेन रेंज बोलेंगे, नवीनतम पर्वतीय श्रेणी बोलेंगे। शिवालिक के बाद कोई भी श्रेणी बच्चों अभी तक बनी नहीं है, तो ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी में काउंट होगी। यदि बच्चों ये सबसे नवीनतम श्रेणी है तो ये इतनी मजबूत भी नहीं हो पाई होगी, और मजबूत नहीं हो पाई होगी तो जब भी मानसून आता है मेरे दोस्त, तो वर्षा की बूंदें यहाँ पर गिरते ही मिट्टी को काटना शुरू कर देती होगी, और जब यहाँ मिट्टी कटेगी तो मिट्टी के कटने को क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं, सोयल एरोजन बोलते हैं। तो बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि हिमालय के कौन से भाग में मृदा अपरदन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो भाग आपका कौन सा होगा? शिवालिक होगा। और ये जो हम मृदा अपरदन पढ़ रहे हैं, इस मृदा अपरदन को मेरे दोस्त क्या कहा जाता है? इस मृदा अपरदन को कहा जाता है रेंगती हुई मृत्यु। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे मृदा अपरदन को। ठीक है, तो मृदा अपरदन को हम रेंगती हुई मृत्यु भी बोलते हैं। बच्चों हम बात करेंगे तो ये सबसे बाद में बनी है, ये इतनी ऊंचाई भी नहीं ले पाई। यदि ये इतनी ऊंचाई नहीं ले पाई है तो ये हिमालय का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग भी है, और हिमालय का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग शिवालिक, यदि हम इसकी बात करें एवरेज हाइट की बच्चों, औसत ऊंचाई की, तो 900 से 1100 मीटर बच्चों शिवालिक की क्या है? औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट है। ठीक है ना, एवरेज हाइट है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिएगा इससे आपको कंटेंट भी ज़्यादा मिलेगा, और साथ के साथ एक एक चीज़ जो है ना, ठीक है ना, ये मैंने मेरी ही लैंग्वेज सेट कर रखी है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ लिख के, ठीक मैंने ये टाइप करवाया है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि लिखने में समय आपका ज़्यादा जाएगा, और एग्जाम जो है मेरे दोस्त वो आपका कभी भी आ सकता है। ठीक है, एग्जाम आपका कभी भी आ सकता है, मतलब 2, 2.5, 3 महीने के बाद। ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है ना वो कवर कर पाएंगे। बच्चों हम बात करें तो ये जो शिवालिक है ये जम्मू से लेके कहाँ तक फैली हुई है? अरुणाचल प्रदेश तक। और शिवालिक से लेके यदि अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है तो बच्चों इसको अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर, जहाँ से इसकी शुरुआत होगी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर हम इसे क्या बोलते हैं? जम्मू पहाड़ियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जम्मू पहाड़ियाँ बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर इसे जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मेरे दोस्त गोरखपुर के आसपास जो श्रेणी है, ठीक है, वो इसी का पार्ट है, और उसे क्या कहा जाता है? हुंडवा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो गोरखपुर के आसपास की जो रेंज होगी उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम मेरे दोस्त बोल देंगे हुंडवा श्रेणी। ठीक है, हुंडवा श्रेणी, ये आपको पता होना चाहिए। मेरे दोस्त हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा बच्चों, जम्मू कश्मीर में हमने इसको जम्मू पहाड़ी बोल दिया। जम्मू कश्मीर से आगे इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, अपने हरियाणा के अंदर भी है, चंडीगढ़ के अंदर भी बच्चों ये फैली हुई है। तो यहाँ पर इसे शिवालिक ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक। नेपाल के अंदर भी बच्चों इसको हम आउटर हिमालय बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। तो इसके जो नाम बदलेंगे वो कहाँ बदलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पता है इन्हें कौन सी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है अबोर नाम से, अबोर। ठीक है, अबोर के साथ साथ मेरे दोस्त डाफला नाम की पहाड़ी, डाफला के साथ मीरी, मीरी के साथ मिसमी। तो आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक की जो जो पहाड़ियां हैं उनमें एक अबोर पहाड़ी है, एक डाफला पहाड़ी है, एक मीरी पहाड़ी है, एक मिसमी पहाड़ी है। आपको यह लगेगा कि ये जो ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पर जो पहाड़ियां हम पढ़ते हैं उन पहाड़ियों के नाम अटपटे हैं। बेटा वो अटपटे इसलिए हैं क्योंकि उन पहाड़ियों के बीच जो लोग निवास करते हैं ना वो जनजातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं। और मेरे दोस्त जनजातियों ने उन पहाड़ों के नाम अपने नाम पर ही रख रखे हैं। तो ये सारी की सारी वहां पर पाए जाने वाली जनजातियां हैं, और जनजातियों के नाम पर मेरे दोस्त इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं, इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। ठीक है ना।
बच्चों हम बात करें कि शिवालिक क्षेत्र के अंदर जो घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है, शिवालिक क्षेत्र के अंदर जो घाटियां पाई जाती हैं ना, तो उसमें पश्चिम के अंदर उनको कहा जाता है दून। क्या कहा जाता है? दून। और पूर्व के अंदर क्या कहा जाता है? द्वार। और मेरे दोस्त ये पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के अंदर शिवालिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जो वैली हैं, जो घाटियां हैं, उनको दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। और बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? देहरादून। तो बच्चों देहरादून के आसपास, देहरादून के चारों ओर आपको क्या मिलेंगे? पर्वत ही मिलेंगे। और पर्वतों के बीच आया हुआ क्षेत्र ही वैली कहलाता है, घाटी कहलाता है। ठीक है बच्चों, पूर्व के अंदर इसे द्वार बोलते हैं। और यहां पर आप पढ़ेंगे देहरादून के पास ही एक शहर जहां पर गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करती है बच्चों, उसका नाम है हरिद्वार। तो कोई भी शब्द जिसके नाम के पीछे दून या द्वार जुड़ा हुआ है बच्चों, वो शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उत्तराखंड की घाटी का नाम है। किसका नाम है? उत्तराखंड की घाटी का नाम है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना भाई। सर जी नोट्स के अंदर मैप कैसे बनाएं? बेटा नोट्स के अंदर ऐसे ही मैप बनाना है और ये आपको पूरा का पूरा ऐसे कैसा मैप मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मिडल हिमालय है और जो बाह्य हिमालय है बच्चों, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से जो अलग होते हैं वो किससे अलग होते हैं? वो अलग होते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट से। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट वो क्षेत्र है जो मिडल हिमालय और आउटर हिमालय को एक दूसरे से क्या करेगा? अलग करेगा। एक दूसरे से क्या करेगा? अलग करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्वांचल पहाड़ियों की। पूर्वांचल पहाड़ियों की, पूर्वांचल पहाड़ियों में बच्चों मैं आपको मैप लेके थोड़ा सा समझा देता हूं। बच्चों पूर्वांचल पहाड़ियों का मतलब क्या होगा? पूर्वांचल पहाड़ियों का मतलब होगा जो पूर्व के अंदर फैली हुई पहाड़ियां हैं, इन्हीं को हम पूर्वांचल पहाड़ियां बोलेंगे, ईस्टर्न हिल्स बोलेंगे। और ये जो पूर्व के अंदर फैली हुई पहाड़ियां हैं, ये किसका भाग है? हिमालय का ही भाग है। तो ये हिमालय से अलग नहीं है, बल्कि ये हिमालय का ही मेरे दोस्त क्या है? भाग है। पूर्वांचल का मतलब भारत का पूर्व, और भारत का पूर्वीय क्षेत्र कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहां एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है पटकाई बूम। इस पहाड़ी का नाम क्या है? पटकाई बूम पहाड़ी। ठीक है, पटकाई बूम पहाड़ी। बच्चों ये जो पटकाई बूम नाम की पहाड़ी है ना, ये पटकाई बूम नाम की पहाड़ी म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाने का काम करती है। म्यांमार जो देश है हमारा पड़ोसी देश, और अपना जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच बच्चों क्या बनाती है? ये सर बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाने का काम करती है। ठीक है, पटकाई बूम पहाड़ी। बच्चों पटकाई बूम पहाड़ी के बाद ठीक आप आ जाओगे नागालैंड के अंदर। नागालैंड के अंदर जो पहाड़ी है उनको हम बोलेंगे नागा हिल्स, यानी कि नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी। और बच्चों हम बात करें तो नागा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो हाईएस्ट पीक होगी, उसका नाम होगा सारामती। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी या नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बोलेंगे सारामती। ठीक है ना? हाँ तो बेटा पढ़ो ना प्रिया, मना थोड़ी किया है। ठीक है, हाँ पढ़ना ही तो है। जब वहां से अच्छे से समझ में आ जाता है बुक से तो और अच्छी बात है। ठीक है ना?
और ये जो लैंग्वेज है ये मेरी ही तो लैंग्वेज है, ठीक है। ये सारी की सारी जो लैंग्वेज है इतना शॉर्टकट में मैंने लिख रखा है, तो वो मेरी ही तो लैंग्वेज है, ठीक है। तो तुम कौन सी किताब में पढ़ोगे, क्योंकि मेरी तो कोई किताब आती नहीं है। अब फोकस कीजिएगा ना, इन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिएगा, वरना सिलेबस अपना बहुत पीछे रह जाएगा इन्हीं बातों में। बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट, नागालैंड के ठीक नीचे जो है वो मणिपुर है, और मणिपुर के अंदर बच्चों कौन सी पहाड़ियां हैं, मणि हिल्स। इसको हम बोलेंगे मणि हिल्स। और बच्चों यहां पर हम बात करेंगे बात मिजोरम की, तो मिजोरम के अंदर मिजो हिल्स, और मिजो हिल्स के अलावा मेरे दोस्त यहां पर ध्यान रखेंगे लुसाई हिल्स। लुसाई हिल, इसको हम बोलेंगे हिंदी में लुसाई पहाड़ी, ठीक है ना। ये कहां पर है, ये मिजोरम के अंदर, ठीक है ना। याद रखोगे, याद रखेंगे। तो बेटा ये जो सारी की सारी पहाड़ियां मैंने आपको पढ़ाई, इन्हीं को तो हम ईस्टर्न हिल्स बोलते हैं, पूर्वांचल पहाड़ियां बोलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे आसाम को, आसाम के अंदर मेरे दोस्त आपको 3 पहाड़ी याद रखनी है। आसाम के अंदर एक पहाड़ी का नाम है कच्छारी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, कच्छारी पहाड़ी। बच्चों ये जनजाति है, और जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों के नाम है। जनजाति जिसको हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, हमारे समाज के अंदर सबसे पिछड़े हुए लोग, जो आर्थिक आधार पे भी पिछड़े हुए हैं, सामाजिक आधार पे भी पिछड़े हुए हैं, और आर्थिक और सामाजिक आधार पे पिछड़े हुए लोगों को ही हम शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त कच्छारी नाम की जनजाति आपसे पूछ ले कि कौन से राज्य में निवास करती है, तो बेटा ये सारी की सारी जो पहाड़ियां मैं आपको बता रहा हूं, ये आसाम राज्य की पहाड़ियां हैं। कौन से राज्य की पहाड़ी है, आसाम, जिसको हम पहले कामरूप के नाम से जाना करते थे, ठीक है। कच्छारी पहाड़ी के साथ साथ एक पहाड़ी का नाम है मिकीर। मिकीर पहाड़ी, ठीक है। और ये जो पहाड़ी है बच्चे, इसका नाम है ब्रैल। कौन सी पहाड़ी, ब्रैल पहाड़ी। तो ये सारी की सारी पहाड़ी आपको याद रखनी है। इन्हीं पहाड़ियों को हम बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां। और बच्चों ये जो 4 राज्यों के अंदर मैंने आपको पहाड़ी पढ़ाई है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पटकाई बूम, बच्चों नागालैंड के अंदर नागा हिल, मणिपुर के अंदर मणि हिल, मिजोरम के अंदर लुसाई और मिजो हिल्स, यही पहाड़ियां हैं मेरे दोस्त जो म्यांमार को भारत से क्या करती हैं, अलग करती हैं। तो म्यांमार और भारत के बॉर्डर के ऊपर ये पहाड़ियां हैं जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं, ठीक है। हम बात करें तो यहीं पर म्यांमार के और भारत के बॉर्डर के ऊपर बच्चों ये पर्वत है, इसका नाम है अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत। और ये कौन से देश के अंदर है बच्चों, म्यांमार। भारत के बॉर्डर के साथ मेरे दोस्त म्यांमार देश के अंदर ये फैला हुआ है अराकान योमा पर्वत। और आपसे पूछा जाता है ये किसका अवशेष है, तो मेरे दोस्त ये हिमालय का ही भाग है। और कौन सा हिमालय होगा, ईस्टर्न हिमालय होगा। पूर्वी हिमालय का मेरे दोस्त ये क्या है, पार्ट है अराकान योमा पर्वत, ठीक है ना। सर आसाम है तो असम लिख लो बेटा, एक ही बात है। तुम लोग इन्हीं बातों में घूमते रहना बस, हैं। लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ जा चुके हो, तुम इनके नाम बोलने से ही बिफर जाते हो। ये लीजिएगा असम, और तुम्हें बुरा लग रहा है तो सरी भी लगा देता हूँ, सरी असम लिख देता हूँ, ठीक है। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां मेघालय के अंदर है, और वो हिमालय का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। उसको हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर, ठीक है। तो बच्चों अब हम इनको
देखते हैं यहां पर मैप के ऊपर आपको मैं बता देता हूं। ये बच्चों पटकाई बूम पहाड़ी हमने पढ़ी है, ये नागा हिल्स हमने पढ़ी है नागालैंड के अंदर। ये नागालैंड के अंदर सबसे ऊंची चोटी है 3826 मीटर, इसका नाम सारामती है। मेरे दोस्त आसाम के अंदर ब्रैल नाम की पहाड़ी मैंने पढ़ाई है। मणिपुर के अंदर मणि हिल्स पढ़ाई है, ठीक है। उसके बाद मिजोरम के अंदर मिजो और लुसाई हिल्स हमने पढ़ी है। तो पूर्वांचल पहाड़ियां कौन सी होंगी? पूर्वांचल पहाड़ियां बच्चों वो होंगी जो म्यांमार की सीमा के साथ फैली हुई हैं। तो म्यांमार की सीमा के साथ फैली हुई पहाड़ियों को हम ईस्टर्न हिल्स यहां पर बोल रहे हैं। बच्चों अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमने पटकाई बुम नाम की पहाड़ी पढ़ी, और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच ये सीमा बनाने का क्या करती है? काम करती है। हम बात करें नागालैंड के अंदर, तो नागालैंड के अंदर हमने नागा पहाड़ी पढ़ी है, और इस नागा पहाड़ी की बच्चों सबसे ऊंची चोटी का नाम है सारामती। और सारामती जो पीक है इसकी हाइट जरूर याद रखें, 3826 3826 मीटर मेरे दोस्त सारामती जो है इसकी हाइट है। हम बात करें तो नागालैंड की राजधानी है बच्चों कोहिमा, और कोहिमा के नाम पर एक पहाड़ी पड़ते हैं, इसको कोहिमा पहाड़ी कहा जाता है। और कोहिमा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जापवी। कौन सी चोटी है बच्चों? जापवी चोटी है, ठीक है। तो कोहिमा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जापवी होगी। बच्चों नागालैंड के ठीक नीचे जो आपका स्टेट है मैप के ऊपर वो मणिपुर आता है, और मणिपुर के अंदर हमने पढ़ लिया है मणि हिल्स। बच्चों मिजोरम, मिजोरम जो है ना इसको हम किस नाम से जानते हैं? मोलेसिन बेसिन के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोलेसिन बेसिन की संज्ञा किस राज्य को दी जाती है? तो मोलेसिन बेसिन की जो संज्ञा है मेरे दोस्त वो दी जाती है मिजोरम को। किसको दी जाती है? मिजोरम को। तो एक नया क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं कि मोलेसिन बेसिन की संज्ञा किसे देते हैं? हम मिजोरम को देते हैं बच्चों, ठीक है। हम बात करें तो आसाम के अंदर, आसाम या असम के अंदर मेरे दोस्त कौन कौन सी पहाड़ी हमने पढ़ी है? ब्रैल हमने पढ़ी है, मिकिर हमने पढ़ी है, कच्छारी हमने पढ़ी है। ये जो कच्छारी पहाड़ी मैंने आपको पढ़ाई है ना बेटा, इस कच्छारी पहाड़ी के अंदर पोलो खेल की शुरुआत हुई है। पोलो खेल तो आप जानते होंगे जिसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, घोड़ों के ऊपर बैठ के खेला जाता है गेम पोलो। तो पोलो खेल की शुरुआत आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सी पहाड़ी में पोलो खेल की शुरुआत हुई, तो आप बोलेंगे भाई कच्छारी पहाड़ी असम के अंदर ये पोलो खेल की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो जो भी बच्चा नोट करना चाहे एक बार फटाफट नोट कर लीजिएगा इनको। और उसके बाद हम बात करेंगे मेरे दोस्त, ये पूरा का पूरा मैप जो है वो आपको मिल जाएगा पीएनजी में, इनकी लोकेशन भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे उत्तर भारत के जितने भी हमने पर्वत पड़े हैं उन पर्वतों के ऊपर मेरे दोस्त बर्फ की एक बहुत बड़ी गतिशील राशि आपको नजर आएगी, ठीक है। उन गतिशील बर्फ की राशियों को हम ग्लेशियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लेशियर, यानी कि हिमनद बोलेंगे। तो हमने उत्तर भारत का सारा पर्वतीय क्षेत्र पढ़ लिया है। ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया, हिमालय हमने पढ़ लिया, और पूर्वांचल की पहाड़ियां। लेकिन उत्तर भारत के पर्वत पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इन पर्वतों के ऊपर लंबे क्षेत्र में बच्चों फैली हुई जो आपको बर्फ की राशि नजर आएगी, उस बर्फ वाले क्षेत्र को हम ग्लेशियर बोलेंगे, हिमनद बोलेंगे, हिमानी बोलेंगे। तो भारत के अंदर लगभग 15,000 ग्लेशियर बच्चों हम पढ़ते हैं। तो हम 15,000 तो नहीं पढ़ेंगे, हम बच्चों 10 से 12 ग्लेशियर पढ़ेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो फटाफट एक बार नोट कीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सर एसएससी जीडी के अंदर कोहिमा पहाड़ी पूछी गई थी। बहुत बढ़िया भाई। पीछे वाला पेज ये लीजिएगा भाई।
कीजिएगा फटाफट नोट। चलेगा, नोट कर चुके होंगे। अब मेरे दोस्त हम ग्लेशियर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्लेशियर पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या होता है ग्लेशियर? तो ग्लेशियर को बच्चों हम बोलते हैं हिंदी के अंदर हिमनद। ग्लेशियर को क्या बोलेंगे बेटा? हिमनद बोलेंगे, ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले कि क्या होता है ग्लेशियर, तो आपको बोलना है बच्चों, गतिशील बर्फ की राशि जो होती है ना, उसे ग्लेशियर कहा जाता है, ठीक है। जब भी हम गर्मियों के अंदर घर में होते हैं तो घर वाले बोलते हैं ना कि बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है, ठंडा पानी पीने का मन करेगा तो बर्फ याद आएगी, तो फ्रीज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर दो डोंगे जो है ना, दो बाउल जो है ना, वो बर्फ के जमा दो, ठीक है। तो बेटा कभी भी घर वाले ये तो नहीं बोलते होंगे कि दो डोंगे ग्लेशियर के जमा दो बर्फ के अंदर। ग्लेशियर का नींबू का पानी पिएंगे, बर्फ का नींबू का पानी होता है, ग्लेशियर का नींबू का पानी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्त, जो आपके घर के अंदर बर्फ है और जो पहाड़ों के अंदर बर्फ है, उसके अंदर अंतर है, डिफरेंस है। क्या अंतर है? कि पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जमती है वो खुद जमती है, खुद पिघलती है। और बच्चों उस बर्फ के अंदर एक मूवमेंट होती है, एक गति होती है। और बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई ऐसी गतिशील बर्फ की राशि को हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त हम बात करें तो भारत के अंदर यदि ग्लेशियर की संख्या का मैं जिक्र करूं तो भारत में लगभग 15,000 ग्लेशियर हैं। भारत में लगभग कितने हजार ग्लेशियर हैं दोस्त? 15,000 ग्लेशियर है। और इन 15,000 ग्लेशियर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर आपको पढ़ने को मिलेगा, वो आप पढ़ेंगे बच्चों सियाचिन। ये जो ग्लेशियर है, ये है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना बच्चों। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर हैं वो कौन से हिमालय में पाए जाते हैं? ट्रांस हिमालय में। आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा संख्या में ग्लेशियर आपको कौन से भाग में मिलेंगे बच्चों? ट्रांस हिमालय के अंदर। ट्रांस हिमालय के अंदर जो सबसे पहले बना हुआ भाग है ट्रांस हिमालय, उसके अंदर। और मेरे दोस्त ट्रांस हिमालय की कौन सी रेंज के अंदर? ट्रांस हिमालय के अंदर तो हमने 4 रेंज पढ़ी थी, और उन्हीं 4 रेंज के अंदर एक रेंज है आपकी काराकोरम रेंज। कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज, ठीक है। तो काराकोरम रेंज के अंदर सबसे ज्यादा ग्लेशियर बच्चों आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जाएंगे। यदि आप लोग थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ेंगे ना, तो जो करवा रहा हूं वो पेपर में पूछा गया है, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन हो, ठीक है, या रेलवे का क्वेश्चन हो। तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी रहती है, और पूरा गहराई में जाके हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी अपना सब्जेक्ट शुरू हुआ है, ठीक है। हमें अपने सब्जेक्ट के अंदर बहुत गहराई में जाना है, एक एक चीज़ को कवर करना है, और बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत आसान शब्दों में करेंगे, ठीक है। आप लोग जो है वो पहली बार जुड़े होंगे, ठीक है। मेरे साथ आप पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, लेकिन जिस दिन अपना बैच कंप्लीट होगा, एक एक चीज आपकी कॉपी के ऊपर होगी, तो आपको मजा आएगा। आपको वो चीजें सीखने को मिलेगी जो शायद अभी तक आपने ना सीखी हो, ठीक है। अभी शुरुआती दौर है, और शुरुआती दौर के अंदर वो चीजें आपको सुनी सुनी जरूर नजर आएंगी, क्योंकि जो भी टॉपिक होता है उसको हम बेसिक से लेके चलेंगे, तो बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाया जाता है, ना कि एडवांस लेवल से बेसिक की तरफ आएंगे, ठीक है ना। उल्टा नहीं चला जाता। तो ये सारी की सारी चीजें आएंगी।
सारी की सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया, जैसे एक नया क्वेश्चन हम यहां से पढ़ रहे हैं कि कौन सी रेंज के अंदर सबसे ज्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे काराकोरम रेंज के अंदर। कौन से हिमालय में सबसे ज्यादा, तो मेरे दोस्त आप बोलेंगे ट्रांस हिमालय के अंदर। कौन से हिमालय के अंदर? ट्रांस हिमालय के अंदर, ठीक है। बच्चों हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर कौन सा है हमारा? सियाचिन है। और सियाचिन शब्द जो है ना, इसका मतलब क्या होता है? सियाचिन का मतलब होता है गुलाबों की भूमि, यानी कि लैंड ऑफ रोजेज। तो सियाचिन जो शब्द है इसका मतलब होता है लैंड ऑफ रोजेज, यानी कि गुलाबों की भूमि। हाँ, गुलाब का फूल बच्चों दिखते ही चेहरे के ऊपर एक अलग ही चमक आ जाती है, आ जाती है ना। हाँ, तो सियाचिन के ऊपर जाओगे तो तुम्हें गुलाब ही गुलाब मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर वेजिटेशन नहीं पाया जाता है, वनस्पति नहीं पाई जाती है, क्योंकि बहुत ठंडा इलाका है। और ये जो सियाचिन है मेरे दोस्त, इसको हम सफेद पानी की संज्ञा देते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको सफेद पानी कहा जाता है। इसको हम सफेद पानी की क्या देंगे? संज्ञा देंगे, ठीक है। बच्चों ये जो सियाचिन नाम का ग्लेशियर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो इसको हम बोलेंगे लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा ग्लेशियर है मेरे दोस्त ये भारत का। और सबसे बड़ा है तो आपसे पूछ सकता है इसकी लंबाई, तो आप बोलेंगे 76 किलोमीटर। मेरे दोस्त ये कौन सी रेंज के अंदर लोकेटेड है? तो आप बोलेंगे काराकोरम रेंज के अंदर। काराकोरम रेंज के अंदर मेरे दोस्त ये लोकेटेड है, ठीक है। काराकोरम रेंज के अंदर ये क्या है? लोकेटेड है। हम बात करेंगे ये जो सियाचिन है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण भी है बच्चों। भारत और पाकिस्तान के बीच ये किसका कारण है? विवाद का कारण भी है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद का क्या है? कारण है। हम बात करेंगे बच्चों 1984 के अंदर, मैंने आप लोगों को बताया था 1984 के अंदर इसी क्षेत्र में एक ऑपरेशन भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था, और उस ऑपरेशन को हमने नाम दिया था मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत जो है मेरे दोस्त, वो इंडियन आर्मी के द्वारा यहां पर 1984 के अंदर चलाया गया था। और 1984 के अंदर जब यहां ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, तो मेरे दोस्त ये दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड भी बन जाता है। हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड, यानी कि हम हिंदी में बोलेंगे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, जहां पर दो देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने बंदूक ताने खड़ी हुई हैं। बच्चों वो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा होगा? आपका सियाचिन होगा। कौन सा होगा? सियाचिन होगा, ठीक है। 76 किलोमीटर मेरे दोस्त इसकी क्या है? लेंथ है, ठीक है ना भाई। सियाचिन बिंदु तो एक पॉइंट है, लेकिन ग्लेशियर तो पीओके में भी फैला हुआ है ना, ठीक है। मैं यहां ग्लेशियर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। बेटे आप लोगों ने छोले भटूरे खाए होंगे, सर जी जम के खाए हैं। लेकिन छोले भटूरे तो आपने खाए हैं, आपने एक ग्लेशियर नहीं पढ़ा होगा। बेटा इस ग्लेशियर का नाम बटूरा है, बटूरा ग्लेशियर।
और ये बटूरा ग्लेशियर जो है ये पीओके में है। ठीक है, पीओके का बच्चों एक भाग है गिलगित। गिलगित क्षेत्र आप लोगों ने सुना होगा, या हम बोलेंगे हुंजा। हुंजा क्षेत्र, तो वहां पर एक ग्लेशियर आपको पढ़ने को मिलेगा, उसको हम बोलेंगे बटूरा। क्या बोलेंगे बेटा? बटूरा बोलेंगे। बटूरा तो खाया होगा तुम लोगों ने, लेकिन ग्लेशियर का नाम भी है बटूरा। और बटूरा कहाँ है? बटूरा कराकोरम रेंज। ठीक है, बटूरा भी काराकोरम रेंज के अंदर स्थित है, पीओके क्षेत्र में स्थित है, गिलगित क्षेत्र में स्थित है। और मेरे दोस्त ये गिलगित का हुंजा, ठीक है ना, हुंजा भी मेरे दोस्त एक ग्लेशियर है। हुंजा भी ग्लेशियर है एक। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताएगा। बच्चों उसके बाद एक ग्लेशियर जो है, इस ग्लेशियर का नाम है बेटा हिस्पर। मैं आपको लोकेशन बता रहा हूं, फिर लिखा हुआ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, हिस्पर। तो इस ग्लेशियर का नाम क्या है? हिस्पर ग्लेशियर है। ये हिस्पर ग्लेशियर भी कहाँ होगा? ये हिस्पर ग्लेशियर भी पीओके में होगा। बच्चों रेंज कौन सी होगी? काराकोरम। तो सबसे पहले मैं आपको काराकोरम रेंज के ही सारे के सारे ग्लेशियर बता रहा हूं। और जो ग्लेशियर बता रहा हूं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे सियाचिन है, बटूरा ग्लेशियर है, बच्चों हिस्पर है। हिस्पर के बाद ये आपको ध्यान रखना है बियाफो। इस ग्लेशियर का नाम है मेरे लाडले बच्चों बियाफो ग्लेशियर। बियाफो। और ये सियाचिन के बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर है बच्चों बियाफो। बियाफो ग्लेशियर भी आपका पीओके में होगा। ये भी काराकोरम रेंज का हिस्सा होगा। किसका हिस्सा होगा? काराकोरम रेंज का हिस्सा होगा। मतलब आप लोगों को ऐसे पढ़ने में मजा आता है ना? लिखा हुआ बच्चों आपको पहले मिल जाए तो उसमें मजा नहीं आता, ये बोलना चाहते हो? तो ये आपका कौन सा ग्लेशियर होगा? बियाफो ग्लेशियर होगा। कौन सी रेंज में होगा? ये भी काराकोरम रेंज में होगा। ठीक है ना मेरे दोस्त? ये जो है ना ये चोटी, इसका नाम केट्टू है। क्या है? केट्टू। तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर। इस ग्लेशियर का जो नाम है ना, इस ग्लेशियर का जो नाम है बेटा वो है रीमो। ग्लेशियर का नाम क्या है? रीमो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर बता रहा हूं? रीमो, ये वाला ग्लेशियर। ठीक है बच्चों, ये जो रीमो ग्लेशियर है ना, इसको हम बोलते हैं टंग ऑफ सियाचिन। रीमो ग्लेशियर को क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है टंग ऑफ सियाचिन। टंग ऑफ सियाचिन का मतलब क्या होगा? सियाचिन की जीभ। आपसे कोई पूछ ले कि सियाचिन की जीभ किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे टंग ऑफ सियाचिन कहा जाता है रीमो ग्लेशियर को। ठीक है, किसे कहा जाता है? रीमो ग्लेशियर। और रीमो ग्लेशियर की जो लोकेशन होगी वो लद्दाख होगी। क्या होगी? लद्दाख होगी। ठीक है ना बच्चों? अब इसके अलावा और भी जो सारे ग्लेशियर हैं, ठीक है, वो आपको मैं एक एक करके अब यहाँ पे बता देता हूँ, उनकी लोकेशन बता देता हूँ। ठीक है, और वो आपको मैप के ऊपर छपे हुए मिल जाएंगे। बच्चों बटूरा के साथ साथ आपको एक ग्लेशियर याद रखना है, बाल्टोरो। ठीक है ना, बाल्टोरो के साथ साथ आपको याद रख लेना है एक ग्लेशियर साल्टोरो। बाल्टोरो साल्टोरो। बाल्टोरो साल्टोरो की लोकेशन क्या होगी मेरे दोस्त? काराकोरम रेंज होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्लेशियर काराकोरम में ही है। अभी मैंने आपको एक ग्लेशियर पढ़ाया हिस्पर। हिस्पर, हिस्पर के साथ साथ एक ग्लेशियर और याद रख लेना, हुंजा। ठीक है, हुंजा, HUNJA, हुंजा। बच्चों ये भी कहाँ होगा?
सर ये भी काराकोरम रेंज में होगा। बच्चों अभी मैंने आपको एक ग्लेशियर और उसकी लोकेशन बताई, बियाफो। बियाफो नाम का ग्लेशियर भी कहाँ होगा? काराकोरम के अंदर होगा। बच्चों ये है बटूरा, मैं तो इसको बटूरा बोलता हूं, बाकी इसको कई लोग बातूरा, बतूरा कैसे भी बोल सकते हैं। मेरे को बटूरा बोलने में बड़ा आनंद आता है, तो इसके लिए मैं इसको बटूरा ही बोलता हूं। और ये बटूरा जो है बच्चों, ये काराकोरम रेंज के अंदर है, ठीक है ना। ये है आपका चोंगोलुंगमा। चोंगोलुंगमा जो है ये भी पीओके क्षेत्र में है, ठीक है। हमने तिब्बत के अंदर बच्चों माउंट एवरेस्ट का नाम पढ़ा था चोमोलुंगमा, वो चोमोलुंगमा है। ये क्या है? चोगोलुंगमा, ठीक है। यहां पर मैं नहीं बल्कि गए है, गधे वाला गए, ठीक है। तो ये भी एक ग्लेशियर है मेरे दोस्त काराकोरम रेंज के अंदर, और ये काराकोरम रेंज के अंदर ग्लेशियर पीओके क्षेत्र में है। बच्चों एक ग्लेशियर है खारदोजिन। खारदोजिन नाम का जो ग्लेशियर है ना, ये भी आपका काराकोरम रेंज का ग्लेशियर है, पीओके क्षेत्र में आता है। खारदोजिन भी कौन से क्षेत्र में आता है बेटा? पीओके क्षेत्र में आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, ठीक है। रीमो नाम का जो ग्लेशियर है, इस रीमो ग्लेशियर को हमने क्या बोल दिया? सियाचिन की जीभ बोल दिया। सियाचिन की हमने क्या बोल दिया? जीभ। और बेटा इसी रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, शोक नदी। तो ये ओरिजिन पॉइंट होगा शोक रिवर का, ओरिजिन पॉइंट ऑफ शोक रिवर, शोक नदी का उद्गम स्थान, ठीक है। तो शोक नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? रीमो ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से? रीमो ग्लेशियर से, ठीक है ना। हम बात करें रीमो ग्लेशियर के बाद बच्चों एक ग्लेशियर है पुनमा। पुनमा नाम का जो ग्लेशियर है, इसकी लोकेशन जो रहेगी बेटा, पहले हम कश्मीर बोल दिया करते थे क्योंकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो अब इसको हम बोलेंगे लद्दाख। क्या बोलेंगे? लद्दाख। एक ग्लेशियर है रुंडुन। रुंडुन नाम का ग्लेशियर जो है बच्चों, ये भी कौन सी रेंज के अंदर है? काराकोरम रेंज के अंदर है। बच्चों एक ग्लेशियर है गंगोत्री। और गंगोत्री नदी से, गंगोत्री ग्लेशियर से बच्चों मैं आपसे पूछूं कि कौन सी रिवर निकलती है? गंगोत्री जो नाम का ग्लेशियर है बच्चों, ये कौन सी नदी का उद्गम बिंदु है? फटाफट बताएगा। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? जैसे यमुनोत्री से निकलती है यमुना। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों के दोनों उत्तराखंड के अंदर है बच्चों, ठीक है। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों के दोनों उत्तराखंड। और यमुनोत्री से मेरे दोस्त कौन सी रिवर निकलती है? यमुना रिवर निकलती है, यमुना रिवर, ठीक है। बच्चों यमुनोत्री का जो एक भाग है, यमुनोत्री का जो एक भाग है मेरे दोस्त, इसको हम क्या बोलते हैं? बंदर पूंछ भी बोलते हैं। तो एक बंदर पूंछ ग्लेशियर भी आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी आपको उत्तराखंड में ही बोलना है, ठीक है ना। तो गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? गंगा? बिल्कुल नहीं निकलती बेटा, गंगा भागीरथी निकलती है। गंगा कहीं से निकलती ही नहीं है, भागीरथी रिवर निकलती है बेटा। तो गंगा का नाम तो गंगा पड़ता है देवप्रयाग में, गंगा कहीं से नहीं निकलती। गंगा बच्चों 6 जलधाराओं से मिलकर बनी है, और उन 6 जलधाराओं का पानी देवप्रयाग में जब इकट्ठा होता है, ठीक है ना। याद रखेंगे। तो बच्चों उन्हीं 6 जलधाराओं को देवप्रयाग में हम गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा। तो यमुनोत्री उत्तराखंड में। बच्चों एक ग्लेशियर संतोपथ, संतोपथ ग्लेशियर से जो नदी निकलेगी उसको हम बोलेंगे अलकनंदा। अलकनंदा नाम की नदी हम पढ़ेंगे, नदियों वाला जब टॉपिक आएगा तो वहां पर मैं आपको अलकनंदा रिवर पढ़ाऊंगा। और बेटा अलकनंदा नाम की रिवर उत्तराखंड के संतोपथ ग्लेशियर से निकलेगी। तो संतोपथ ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। उसके बाद बच्चों पिंडर नाम की जो नदी होगी, पिंडर रिवर हम पढ़ेंगे, जो एक प्रयाग बनाने का काम करेगी अलकनंदा नाम की नदी के साथ मिलकर। तो बच्चों ये पिंडर नाम की जो रिवर है, ये उत्तराखंड के कौन से ग्लेशियर से निकलेगी? पिंडर नाम के ग्लेशियर से निकलेगी, ठीक है। बच्चों एक ग्लेशियर है यहाँ मिलम। मिलम, मिलम नाम का जो ग्लेशियर है ना, वो आपको ध्यान रखना है बच्चों, उत्तराखंड के अंदर है। एक ग्लेशियर है चेराबड़ी। चेराबड़ी,
चेराबड़ी नाम का जो ग्लेशियर होगा यहां से एक नदी निकलेगी बेटा, और चेराबड़ी नाम जो आप पढ़ रहे हो, यहां से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है मंदाकिनी। और अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर बच्चों कौन सा प्रयाग बनाएगी? रुद्रप्रयाग बनाएगी। क्या बनाएगी? रुद्रप्रयाग बनाएगी। बेटा यमुनोत्री से सरस्वती नदी भी, सरस्वती नदी यमुनोत्री से नहीं निकलती, किसने बताया है? हैं? यमुनोत्री से सरस्वती नहीं निकलती है मेरे दोस्त, यमुनोत्री से तो यमुना निकलती है, सरस्वती निकलती है हर की दून ग्लेशियर से, हर की दून ग्लेशियर से, ठीक है ना। और ये मिलम ग्लेशियर हो या चेराबड़ी, चेराबड़ी ग्लेशियर, मंदाकिनी, और यहां चेराबड़ी ग्लेशियर के पास ही बच्चों केदारनाथ, केदारनाथ आप पढ़ते हो ना? बिल्कुल पढ़ते हैं सर, ठीक है। तो केदारनाथ के पास ही है ये चेराबड़ी ग्लेशियर, यहां से मंदाकिनी निकलती है, और मंदाकिनी और अलकनंदा का जो मेरे दोस्त संगम होगा उसी को रुद्रप्रयाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग बोलेंगे, ठीक है। चेराबड़ी के बाद यहां केदारनाथ भी दे दिया है बच्चों, तो केदारनाथ के पास जो बर्फ जमती है उसको केदारनाथ ग्लेशियर भी वहां के लोग बोल देते हैं। लोकेशन इसकी उत्तराखंड ही होगी। लोकेशन कहां होगी? उत्तराखंड। बच्चों अगला जो ग्लेशियर है वो है हर की दून ग्लेशियर। हर की दून ग्लेशियर जो है ना, ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में ही है, जहां पर यमुनोत्री है ना वहीं पर हर की दून ग्लेशियर भी है। और यमुनोत्री बच्चों उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में है? गढ़वाल क्षेत्र में। तो हर की दून नाम के ग्लेशियर से बच्चों कौन सी नदी निकलती थी? जो ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी आप लोगों को बताई गई है, सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी का ओरिजिन पॉइंट होगा बच्चों कौन सा ग्लेशियर? हर की दून ग्लेशियर, हर की दून ग्लेशियर, ठीक है ना। बेटा एक ग्लेशियर काराकोरम रेंज के अंदर सासाइनी ग्लेशियर भी याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा गया है। सासाइनी ग्लेशियर, यानी कि मैं उन्हीं ग्लेशियर के नाम आप लोगों के लिए लेके आया हूं बच्चों जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं बार बार। तो सासाइनी ग्लेशियर भी कौन सी रेंज में है? काराकोरम रेंज में। सबसे ज्यादा काराकोरम रेंज में है, और काराकोरम रेंज के बाद बच्चों इंपॉर्टेंट ग्लेशियर उत्तराखंड में है। या फिर एक ग्लेशियर मैं आपको पढ़ाऊंगा सिक्किम के अंदर भी, ठीक है। एक ग्लेशियर है रुप्पल, रुप्पल ग्लेशियर। कंचनजंगा, कंचनजंगा नाम का जो ग्लेशियर है मेरे दोस्त, ये आप सभी को पता है सिक्किम नेपाल, क्योंकि कंचनजंगा नाम का जो पहाड़ है बच्चों वो सिक्किम में भी फैला हुआ है, नेपाल में भी फैला हुआ है। तो कंचनजंगा नाम का जो ग्लेशियर है वो सिक्किम में भी होगा और नेपाल के अंदर भी बच्चों होगा। एक ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। यहां पर एक और ग्लेशियर नोट कर लीजिएगा, जेमू ग्लेशियर। और ये जो जेमू ग्लेशियर है बेटा, तो जेमू ग्लेशियर याद रखना है आपका कहाँ होगा? जेमू नाम का ग्लेशियर होगा सिक्किम के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर के अंदर कि जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है। आप बोलेंगे सिक्किम में। और इस जेमू ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है तिस्ता। ये तिस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण भी है। तो ओरिजिन पॉइंट ऑफ तिस्ता रिवर, तिस्ता नदी का उद्गम स्थान है बच्चों कौन सा ग्लेशियर? तिस्ता नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है बच्चों? जेमू ग्लेशियर से निकलती है, जो सिक्किम के अंदर है, ठीक है ना। सर जी कुल कितने हिमनद हैं? बेटा 15,000 के आसपास ग्लेशियर हैं, ठीक है ना। तो भारत के अंदर ग्लेशियरों की संख्या यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप बोलेंगे 15,000 ग्लेशियर हैं भारत के अंदर। और ये जो मैंने आपको ग्लेशियर पढ़ाए हैं सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट ग्लेशियर होंगे, ठीक है। तो बच्चों आज ग्लेशियर होता है अपना कंप्लीट टॉपिक। ग्लेशियर के बाद हम बात करेंगे दर्रों के बारे में। तो कल हम माउंटेन पास पढ़ेंगे बच्चों, पर्वतीय दर्रे पढ़ेंगे। और कल पर्वतीय दर्रे पढ़ने के साथ अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का, जिसका नाम है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। उसके बाद बचे हुए 4 पार्ट मेरे दोस्त 3 से 4 दिन और लेंगे, और उसके बाद ये एक बड़ा टॉपिक अपना कंप्लीट होगा। फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक को बोलेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवा तंत्र। उसमें हम नदियां पढ़ेंगे, नदियों के साथ साथ नहरें पढ़ेंगे, बांध पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे मेरे दोस्त, और बहुत सारी हम परियोजनाएं पढ़ेंगे जिसको हम मल्टी
पर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बोलेंगे। ठीक है, तो चलेगा मेरे दोस्त, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। काराकोरम कहाँ है सर? बेटा काराकोरम जो है ना, ये आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली श्रेणी है। जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मैंने आपको काराकोरम रेंज पढ़ाई थी, वहीं पर मेरे दोस्त काराकोरम रेंज है और उसी में सबसे ज्यादा ये ग्लेशियर है। ठीक है ना। हाँ, अब देखिएगा, डे बाय डे है, डीपली डीपली कंटेंट आपको मिलता जाएगा, नए नए शब्द मिलेंगे। जब नए नए शब्द आएंगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा डीपली जा रहा है। बेटा बहुत ज़्यादा डीपली नहीं है। ठीक है, और इन सारे के सारे कंटेंट को आप अच्छे तरीके से लेते जाओगे, ग्रहण करते जाओगे और फिर प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो बड़ा मज़ा आएगा तुम लोगों को। सारे के सारे क्वेश्चन आपके ठीक होते नजर आएंगे। ठीक है, चलेगा, थैंक यू।